पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के नेटवर्क है उन पे स्ट्राइक्स किए हैं। इंडिया और तालिबान का जो नेक्सस बन गया है, अफगानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे और शुमाली अफगानिस्तान शुमाली साइड पे जो है ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, खासकर दाइश के। और दाइश न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक खतरा है। ये अफगानिस्तान गया है, 5-6 महीने उधर गुजारे हैं कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों को ये जो नेटवर्क हमने फौरी मतलब है कि विद इन आवर्स जो है, आपको पता है पेशावर, नौशेरा, कराची, इस्लामाबाद में हमने लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन ये जो नेटवर्क है, मैं नहीं समझता हूँ कि दाइश का इतना जो है कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। हमारे तो जो हुकूमत एहलकार है, वज़रा है, वो तो कहते हैं कि हमारे पास सबूत है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, इसके पीछे इजराइल है और इसके पीछे हमारे दोस्त या पड़ोसी जो है अफगानिस्तान से, वहाँ से ये कंट्रोल और इनका जो सरगना है वो अफगान से था। ग्रैंड इजरायली प्लान है कि ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में भी मुसलमानों को कत्ल करना, ईरान में मुसलमानों को कत्ल करना, इराक में मुसलमानों को कत्ल करना, मतलब ये है कि मुसलमान मुल्कों में जो है मुसलमानों को और फिर वो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में या खानकाहों में उनको टारगेट करना। तो मैं समझता हूँ इनके पीछे ना इस्लाम की कोई वो है, न शरीयत की है। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को मतलब ये है मुसलमान ममालिक में अमन नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है एचटीएन के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक कज़ाफ़ी भाई, आप खैरियत? जी खान साहब, मैं खैरियत से हूँ, लेकिन अभी 1 से 2 दिन पहले जो तरलाई में जुमे वाले दिन एक हमला हमला तो नहीं, एक खुदकुश जिसे कह लें कि हमला हुआ, जिससे पहले उसने फायरिंग की और उसके बाद खुद को उड़ा लिया, जिसमें काफ़ी 32 के करीब जो नमाजी थे वो शहीद हुए और तकरीबन 150 के करीब जो नमाजी थे वो ज़ख्मी हुए। सर, इसमें क्या, किस तरह क्या हमारी इंटेलिजेंस नाकामी थी, हम उसको नहीं पकड़ सके? क्योंकि बताया जा रहा है कि उसमें 4 किलोग्राम का जो जिसे कहें बारूद, वो मौजूद था। किस तरह वो लाने में कामयाब हो गया? कौन सा नेटवर्क था जिसने उसे फैसिलिटेट किया इस सब में? बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भाई। अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊं तो इसमें मुजरिम जो है ये हमारा सारा माशरा है। ये तो हम आसानी के साथ कह देते हैं कि जी ये इंटेलिजेंस इदारों के फेलियर है या सिक्योरिटी इदारों के फेलियर है। देखिए, एक बंदा जो अपने साथ जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल बांध के वो तैयार हो जाता है कि मैंने अपने आप को जो है वो मरवाना है, तो उसका रास्ता वो तो डेफिनेटली कहीं ना तो उसने एक्सप्लोर करना है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है किसी न किसी हद तक कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों को ये जो नेटवर्क हमने फौरी मतलब है कि विद इन आवर्स जो है, आपको पता है पेशावर, नौशेरा, कराची, हम्म। इस्लामाबाद में हमने लोगों को अरेस्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि इस उसको पहले हमें करना चाहिए था। आपकी बात ठीक है, लेकिन हम्म। मेरा जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है इसी हवाले से वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं हम्म। कहता हूँ ये जो दहशतगर्दी है ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच की ज़रूरत होती है। ये हम्म। किसी इदारे या फौज या किसी एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत सिर्फ ये नहीं कर सकती, क्योंकि दहशतगर्द जो हम्म। होता है ये फेसलेस होता है, इसका चेहरा नहीं होता है, इसका ये जो है मतलब है कि कवर्ड होता है और ये आपके करीब भी हो सकता है, मेरे करीब भी हो सकता है, आपके घर के करीब भी रह सकता है, मेरे घर के करीब भी रह सकता है, तो आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो हम्म। सकता है। मतलब ये है कि ये इस तरह होते हैं। तो ये हम्म। हमारी जो माशरे की जो कलेक्टिव एक मैं जो कहता हूँ ना मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम्म। हमें किसी न किसी ने तो डेफिनेटली उसको देखा हम्म। होगा, ये हम्म। किसी मोहल्ले में रह रहा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का कज़न होगा, मतलब ये जिस तरह ये पकड़े गए। अब मुझे तो ये बड़ा अजीब लगा कि ये भी सुना है कि वो वालदा के साथ जो है वो राब्ते में था। अगर वो वालदा के साथ राब्ता में था तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा जो सज़ा देनी चाहिए उसकी वालदा को देनी चाहिए, क्योंकि हम्म। यही वालदा है जिसने आप देखा कि 200 के करीब लोगों की जो है ना वो ज़ख्मी हुए,
35 जो है वो शहीद हुए, और इसमें बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी और नमाजी। तो ये कैसी माँ है जो कि एक मुसलमानों को कत्ल करने के लिए बेटे को इस तरह इजाज़त देती है। तो ये इस हम्म। तरह भाइयों से, ये जो ब्रदर इन लॉज वगैरह है, तो मैं समझता हूँ ये हमारी जो कलेक्टिव जो सोसाइटी की अप्रोच है, इससे हम इस पे हासिल कर सकते हैं। वरना ये इल्ज़ामात कज़ाई भाई, ये बहुत आसान है कि मैं कहूँ बिल्कुल। कि जी सूबाई हुकूमत ने क्यों कंट्रोल नहीं किया। आप कहते हैं इंटेलिजेंस इदारों ने, कोई कहेगा कि फेडरल इदारों ने, कोई कहेगा इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही थी, कोई कहता कि रावलपिंडी पुलिस के ज़रिए। ये इल्ज़ामात के बजाय अगर हम ये देखें कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी थी और अभी भी है कि ऐसे लोग बिल्कुल। जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें हम्म। चाहिए कि फौरी तौर पर, अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, किसी मोहल्ले के या किसी इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, उनको आदमी इन्फॉर्म करता है कि इस तरह ये बिल्कुल। एक्टिविटीज़ में मेरा बेटा या मेरा भाई ये मुलव्विस है और ये रियासत के लिए क्या, ये लोगों की जानें ले सकता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल। कहता हूँ ये हमारी सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, और ये हमारे हम्म। माशरे की बेहसी है कि ऐसे हम्म। लोग आपके और मेरे दरमियान रहते हैं और हम उसको बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, ये एक इंसान है जिसने ये चीज़ की, इसके पीछे कोई नज़रिया होगा, कोई सोच होगी, कोई नेटवर्क होगा जिसने इसको ये करने पर मजबूर किया है। इसको कौन ज़िम्मेदार है इस सब का? बहुत से लोग कह रहे हैं शायद जो दाइश तंज़ीम है उसका है, या किसको समझते हैं? देखिए, मेरा ख़्याल में दाइश ने तो इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, और जो तरीक़ेकार है वो तो लगती दाइश है। हुँ। लेकिन ये जो नेटवर्क है, मैं नहीं समझता हूँ कि दाइश का इतना जो है कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क जो है पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करता है। ज़ाहिरी बात है, ये लोग जो है इनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई है। इनको ये पता नहीं है कि मैं लोगों को क्यों मार रहा हूँ या मैं अपने आप को क्यों मरवा रहा हूँ। उनको तो बताया गया है कि ये आपका मजहबी फरीज़ा है, और इनको जो है इनको ट्रेनिंग या इनकी इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है। लेकिन इसके हुँ। पीछे जो लोग होते हैं, वो कोई उनका न दीन का कोई नज़रिया है, न हुँ। इस्लाम का कोई नज़रिया है। वो तो इसीलिए करते हैं कि, और ये देखें, मुसलमानों को कत्ल करना, वो जो ख्वाजा हुँ। आसिफ साहब ने ये कहा था कि एक ग्रैंड इज़राइली प्लान है कि ये लोग सिर्फ, हाँ, अब पाकिस्तान में भी मुसलमानों को कत्ल करना, ईरान में मुसलमानों को कत्ल करना, इराक में मुसलमानों को कत्ल करना। मतलब ये है कि मुसलमान मुल्कों में जो है मुसलमानों को, और फिर वो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में या खानकाहों हुँ। में उनको टारगेट करना। तो मैं समझता हूँ इनके पीछे ना इस्लाम की कोई वो है, न शरीयत की है। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को मतलब ये है, मुसलमान ममालिक में अमन नहीं चाहते, तरक्की नहीं चाहते और इस्तिक़लाल नहीं चाहते, इस्तेहकाम नहीं चाहते। ये वही लोग हैं। ना इनका इनका तो वैसे शायद ये जिस बच्चे ने अपने आप को मारा है, या जो जो उसको जो बताया गया है कि आप जन्नत जन्नत, तो आप कैसे जा सकते हैं? खुदा तो, हमारा तो दीन कहता है कि एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा प्यारी है। सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला के नज़दीक, सबसे ज़्यादा जो अल्लाह के करीब है, वो उसका इंसान है। तो अगर आप इंसानों को इस तरह कत्ल करते हैं, और फिर वो इंसान जो अल्लाह ताला के सामने सरबसुजूद थे, जो अल्लाह ताला के घर में थे, और मतलब ये है कि बावज़ू हो के अल्लाह के सामने वो सजदा हुँ। हुँ। रेज़ थे, उस वक़्त आप उनको कत्ल करते हैं। इसलिए हुँ। हुँ। ये इस्लाम की खिदमत नहीं है, ये उन लोगों की खिदमत है जो इनके पीछे हैं। और इसकी तरफ यही इशारा हमारे तो जो हुकूमती एहलकार है, वज़रा है, वो तो कहते हैं कि हमारे पास सबूत है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, इसके पीछे इज़राइल है, और इसके पीछे हमारे दोस्त या पड़ोसी जो है हुँ। अफ़गानिस्तान से, वहाँ से ये कंट्रोल, और इनका जो सरगना है वो अफ़गान से था। बिल्कुल। अच्छा सर, हसन खान साहब, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये जो जिसने खुद को उड़ाया है, इसकी ट्रेनिंग जो तकरीबन 5 माह वो अफ़गानिस्तान में हुई थी सर? जी, जी, जी। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, या वो जो दीगर इदारों से जो अभी तक रिपोर्ट्स आई है, जो कि वज़ीर दिफ़ा ने भी उस पे बात की, वज़ीर दाखिला ने भी इस पे बात की, तो उससे तो यही है कि ये अफ़गानिस्तान गया है, 5-6 महीने उधर गुज़ारे हैं, और यहाँ पे भी मतलब एक ही रेडिकलाइज़ेशन तो हमारे यहाँ भी देखें।
मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हम्म। अभी भी गद्दाफी भाई एक स्पेस है इस सोसाइटी या नौजवानों को रेडिकलाइज करने हम्म। के हवाले से उस पर भी हमारी रियासत को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो है हर महीने कोई ना कोई जो है मजहबी तकरीब होती है, और फिर उसमें जिस तरह, या अगर आप शिया है तो आप एक अंदाज से उसको पेश करते हैं, अगर आप सुन्नी है तो आप दूसरे अंदाज से, अगर आप बरेलवी है तो तीसरे अंदाज से, कोई एक और कोई दूसरे। मेरे ख्याल में रियासत को अपनी जिम्मेदारियां जो है अब निभानी पड़ेगी, और इसी हवाले से अगर हम हर साल मतलब है कि 8 महीने या 10 महीने जो है हम ऐसी तकरीबात करते हैं जिनमें हम बाहर को जो जो हमारे अक्सर मौलवी हजरात है, जिस तरह वो तकरीरें करते हैं, जिस तरह वो उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, तो ये भी इनका एक मतलब है कि सोसाइटी में फर्टाइल है मिलिटेंसी के हवाले से, उस भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हसन खान साहब, एक चीज हमने जो देखी, जिस तरह बीएलए का जो बशीर जेब हैं, जो दहशत गर्दी उन्होंने की अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में, उसके बाद हम ये दूसरी दहशत गर्दी देखते हैं जो बलूचिस्तान से हुई है, मतलब अफगानिस्तान से, बल्कि अफगानिस्तान से, क्योंकि जो बीएलए ने भी सरजमीन चुनी जहां से बशीर जेब ने आकर यहाँ पर जो बलूचिस्तान में अटैक किया, वो भी अफगानिस्तान से। और ये भी बताया जा रहा है कि ये भी अफगानिस्तान से ट्रेन होकर आया था। क्यों अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो वैसे तो कहते हैं हमारा पूरा अफगानिस्तान पर कंट्रोल है, अगर उनका कंट्रोल है तो क्यों वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देते हैं? क्योंकि ये तो टीटीपी वाला फैक्टर भी नहीं है। टीटीपी के बारे में तो चलो कह सकते हैं कि वो उनकी एक दूसरा पार्ट है, उनके खिलाफ वो नहीं लड़ सकते, उनकी अपनी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, लेकिन इस जैसी तंजीमों को कैसे वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दे रहे हैं? दूसरा, अगर होने दे रहे हैं तो क्यों हमारी फोर्सेस उनको अफगानिस्तान में जाकर अटैक नहीं कर पा रही? क्यों उनके लीडर्स को नहीं वहां पर इलिमिनेट कर पा रही, जिस तरह इसराइल करता है पूरी दुनिया में? अगर उनके हाँ कोई करे इस तरह का मामला तो उस मुल्क में जाकर उनको इलिमिनेट करता है। देखिए, मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल तो ये है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है कि बियॉन्ड द बॉर्डर जो है वो किसी दूसरे मुल्क में वो करे, और वो जब एक्सट्रीम हालत आ जाती है तो फिर ऐसे वाक़यात हुए हैं माजी में। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के नेटवर्क्स है उनको उन पे स्ट्राइक्स किए हैं। जहाँ तक ये है कि अफ़गान तालिबान, देखे वो तो अब कुल के बात सामने आ गई है कि इंडिया और तालिबान का जो नेक्सस बन गया है, तालिबान को कोई और हाथ नहीं बढ़ा रहा था, इंडिया ने हाथ बढ़ा दिया। और अभी ज़ाहिरी बात है, इंडिया के एक्सटेंडेड अज़ाइम है अफ़गानिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है यूज़ कर रहा है उसके ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो उसके लिए अफ़गान तालिबान ने अपना सीना जो है, अपनी ज़मीन ऑफ़र की है। और ये तो यूएन की रिपोर्ट है कि जो अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे, और शुमाली अफ़गानिस्तान शुमाली साइड पे जो है, ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, ख़ासकर दाइश के। और दाइश न सिर्फ इस खत्े के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक ख़तरा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने ओवरऑल जो भी मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान की, और जो तरलाई में जो एक खुदकुश हमला हुआ उस हवाले से, और फिर जो अफ़गानिस्तान से जो उसको सपोर्ट हासिल थी, उस इस तमाम पैराए में जो भी बातें थी वो तमाम हमने इनसे, हसन खान साहब से की। उम्मीद है कि आपको ये जो इंटरव्यू हसन खान साहब के साथ एसटीएन के प्लेटफॉर्म पे हमने किया है, आपको ये पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, एसटीएन से इजाज़त दीजिए मुअम्मर कज़ाफ़ी को और हसन खान साहब को। खुदा हाफिज़।